हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 कि जो आपकी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर डिस्कस किया जाएगा। लास्ट वीडियो में हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 डिस्कस कर चुके हैं और जब ये पॉलिसी आई थी 1986 की तो ये डिसाइड किया गया, डिक्लेयर किया गया था कि एवरी 5 ईयर में इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को और उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको एवरी 5 ईयर्स रिव्यू किया जाएगा। तो इसी के लिए ही इसको 1992 में ये पॉलिसी एज ए रिव्यू पॉलिसी आई। और आप देखते हैं कि इस पॉलिसी में क्या था। और इससे पहले आपने यदि 1986 की जो सेशन है वो आपने नहीं ज्वाइन किया था, आप किसी वजह से नहीं देख पाए थे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वो तो वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी यूनिट 3 कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में दिया गया है, वहाँ से अभी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986-1992। इससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना है, आपको शेयर भी करना है अपने साथियों के साथ, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो देखते हैं कि जो ये पॉलिसी थी 1992 जो रिवाइज पॉलिसी थी उस पर किस तरह से कैसे रिव्यू किया गया। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि 1986 की जो पॉलिसी आई थी तभी ये डिक्लेयर किया गया था कि एवरी 5 ईयर्स में इसको रिव्यू किया जाएगा इस पॉलिसी को। तो इसी पर ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आफ्टर 3 ईयर्स 1992 में इसको रिव्यू करने के लिए राममूर्ति समीक्षा कमेटी बनाई। और ये जो रिपोर्ट अभी आनी ही थी, इस पर विचार किया जाना था। तो उस समय क्या हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि तभी एक और जो गवर्नमेंट आई उस गवर्नमेंट ने 1992 में इस जो पॉलिसी थी इसके एग्जीक्यूशन के लिए, इसके जो रिजल्ट्स थे उसको रिव्यू करने के लिए जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992 को बनाया। और फिर ये दोनों की जो रिपोर्ट थी, एक तो राममूर्ति रिव्यू कमेटी इसकी रिपोर्ट और जनार्दन रेड्डी इसकी जो रिपोर्ट थी, इन दोनों की रिपोर्ट के बेस पर क्या किया गवर्नमेंट ने, एक नई एजुकेशन पॉलिसी उसमें कुछ अमेंडमेंट किए और उस अमेंडमेंट के साथ ही इसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 के नाम से प्रकाशित किया। जो ये आपकी पॉलिसी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, और इसका जो टाइटल था, आपको टाइटल जरूर पता होना चाहिए कि इसका टाइटल क्या था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विद मॉडिफिकेशन अंडरटेकिंग इन 1992 की जो मॉडिफिकेशन कौन कौन से लिए गए। और इसी ईयर में ही गवर्नमेंट ऑल्सो मेड सम चेंज, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस भी किए इस प्लान में। जो प्लान ऑफ एक्शन था, लास्ट वीडियो में हमने प्लान ऑफ एक्शन भी पढ़ा था, तो जो प्लान ऑफ एक्शन था उसमें भी कुछ चेंजेस किए थे। और ये जो चेंजेस थे, ये दिस चेंजेस प्लान ऑफ एक्शन 1992 इज टर्म एज द प्लान ऑफ एक्शन 1992। तो इसको कार्य योजना 1992 भी कहा जाता है। जैसे कि हमने लास्ट जो सेशन था उसमें 1986 के बारे में बताया था, तो उसमें ये बताया था कि जो उसके जो 12 पार्ट्स थे, 12 भाग थे, उसके 12 भागों में अलग अलग बात की गई थी, बताया गया था कि कौन कौन से पार्ट में क्या किया। जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसके बाद आपका एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन था, तो हर पार्ट बताया गया था। तो कितने टोटल पूरे 12 पार्ट्स में डिवाइडेड था। और अब ये इसके बाद जो ये जो इसका डॉक्यूमेंटेशन था ये भी एज इट इज़ 12 पार्ट में ही डिवाइडेड है। तो हम पार्ट वाइज देखेंगे कि किस पार्ट में क्या क्या अमेंडमेंट किए गए और किस पार्ट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो जो पहला पार्ट था, इसके लिए आपको क्या है कि 1986 की पॉलिसी ज़रूर पहले जाकर देख लेनी है, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। तो पहला पार्ट था इसका इंट्रोडक्टरी और दूसरा पार्ट था एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। तो इस पार्ट में 1992 में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। उसमें जो 10+2+3 की एजुकेशन स्ट्रक्चर दिया था पार्ट फर्स्ट में, और ये कहा था कि हायर एजुकेशन के लेवल को ऊपर उठाना है और जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो करंट सिचुएशन जो है, जो उसमें चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, और मोरल वैल्यूज़ को डेवलप किया जाएगा। और जो एजुकेशन होगी, एजुकेशन के थ्रू ही मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्ट
दोनों को ही जो है ये बताया गया था कि दोनों ही हमारी बुनियादी आवश्यकता हैं, तो ये बच्चे में इनकलकेट किया जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड में जो भी बताया गया था, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था। नेक्स्ट है थर्ड, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक संशोधन किया गया। इसमें केवल एक क्या किया गया कि जो +2 की जो स्टेज थी, ये पूरे देश में उसे स्कूली शिक्षा का जो है मतलब एक अंग बनाया जाएगा, पार्ट बनाया जाएगा। स्कूल एजुकेशन का पूरा पार्ट बनाया जाएगा +2 लेवल पर। बस केवल ये अमेंडमेंट था। और इसके बाद फोर्थ है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। इसमें 4 अमेंडमेंट किए गए थे। जो फोर्थ पार्ट है उसमें 4th अमेंडमेंट किए गए। पहला अमेंडमेंट ये किया गया कि जो भी इम्फेसिस दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेसी प्रोग्राम की, कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेसी प्रोग्राम पर इम्फेसिस दिया जाएगा। मतलब कि जो हमें बच्चों को क्या करना है, सभी को एजुकेशन देनी है। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इम्फेसिस दिया समग्र साक्षरता अभियान पर, कि सभी को एजुकेशन देनी है। उसके बाद जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है NLM, इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि जो भी मतलब इन सब के साथ जोड़ दिया गया था। किसके साथ? पॉवर्टी एलिवेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इन सब के साथ इसको क्या किया गया, इंक्लूड कर दिया। इनकरेजमेंट टू वुमेन इक्वालिटी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ प्रोग्राम, इन सब से इनको क्या किया गया, जोड़ दिया गया इनको। इसके बाद है एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। ये इसमें अमेंडमेंट किया गया था कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड सेंटर एंड द नीड एंड इंटरेस्ट बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ये इंक्लूड किए गए। और उसके बाद अब्रॉड प्रोग्राम ऑफ पोस्ट लिटरेसी कंटिन्यू एजुकेशन विल बी मेड। ये इसमें 4 अमेंडमेंट किए गए थे कि इनके लिए भी कोई जो है कंटिन्यूस एजुकेशन जो इस तरह के प्रोग्राम को बनाया जाएगा। उसके बाद 5th पार्ट है, जो पार्ट के नेम हैं वो 1986 की पॉलिसी में जो नेम थे वो एज इट इज़ वही नेम है इनके। बस केवल आपको ये देखना है कि कहाँ पर कौन सा अमेंडमेंट किया गया है, कहाँ पर नहीं किया गया है। 5th पार्ट में क्या था हमारा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें 7 अमेंडमेंट किए गए। इसमें क्या, इससे पहले जो बताया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ना, ये आप देख पा रहे हो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए यहाँ पर बात की गई। तो 1986 की पॉलिसी में भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई थी, लेकिन वहाँ पर कहा गया कि 2 बड़े क्लासरूम होंगे, 2 टीचर्स होंगे, जिसमें से एक मेल और एक फीमेल टीचर होगा। यहाँ पर इन्होंने इसको ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। यहाँ इन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 3 बिग क्लासरूम एंड 3 टीचर, 3 बड़े बड़े क्लासरूम होंगे और 3 टीचर्स की जो है उनकी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने ये बात की। उसके बाद और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1986 की पॉलिसी में कहा गया था कि ये केवल प्राइमरी लेवल यानी कि 1st to 5th तक अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, हम सीनियर प्राइमरी स्कूल में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और 50% जो महिलाएं टीचर्स होंगी उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और कंपलसरी एजुकेशन बाय द ईयर 2000, और 2000 तक सभी को ये गोल उन्होंने रखा कि इस गोल को हम 2000 तक अचीव करेंगे कि कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा। कब तक? 2000 तक अचीव कर लिया जाएगा। इसके लिए एक मिशन चलाया जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड ऑन एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल्स SC/ST चिल्ड्रन इन द सेकेंडरी स्कूल्स। जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें जो गर्ल्स हैं, SC/ST वाले बच्चे हैं, उनके एनरोलमेंट पर एम्फेसिस दिया जाएगा। और जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दी है बीच में, उनके लिए ओपन लर्निंग सिस्टम को अवेलेबल कराया जाएगा। उसके बाद एक अमेंडमेंट नोट किया गया इसमें, नेशनल इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन विल बी फॉर्म्ड। एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाएगा जो क्या करेगा, एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन में क्या क्या सुधार होंगे इस पर वो देखेगा। नेक्स्ट आपका 6th पार्ट है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। इसमें केवल एक अमेंडमेंट किया गया। उससे पहले भी ये कहा गया था 1986 में कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, जो अखिल भारतीय शिक्षा तकनीकी परिषद को मजबूत बनाया जाएगा। इससे पहले भी ये कहा गया था। और यहाँ पर भी इन्होंने एक ये जोड़ा साथ में कि, और ये कहा गया था इसमें 1986 में कि इसकी जो भी व्यवस्था की जाएगी उस पर पूरा प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ध्यान देने के साथ साथ जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसको मजबूत बनाया जाएगा। उसके बाद है 7th पार्ट
मेकिंग सिस्टम एंड वर्क, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया, उसको मतलब एज इट इज़ ही मान लिया गया था। इसमें उसमें बताया गया था कि जो टीचर्स हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाएगा, ये सब था इसमें। अब 8th पार्ट है रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इसमें 2 अमेंडमेंट किए गए। एम्फेसिस ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन, कि जो पॉपुलेशन एजुकेशन है वो पॉपुलेशन एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, प्राइमरी लेवल पर भी और सेकेंडरी लेवल पर भी। दूसरा था एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क विल बी फॉर्म्ड, और दूसरा है कि जो एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए प्रॉपर एक फ्रेम तैयार किया जाएगा, और जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे जहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन बॉडीज़ हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 9th टीचर के जो पार्ट था, इस पार्ट में भी कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया। इसका मतलब जो पहले दिया हुआ था उसी को ही फॉलो किया गया इन्होंने। तो 9th वाले पार्ट में किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ। 9th जो उसमें पहले कहा गया था कि सैलरी इंक्रीज़ होगी इनकी, और जो सर्विस कंडीशन होंगी वो सर्विस कंडीशन अच्छी होंगी, और उनकी टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है 1992 में। नेक्स्ट है 10th मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इसके लिए उन्होंने कहा कि मोर देन 6, उससे पहले कहा गया 6%, अब ये कहा गया मोर देन 6% ऑफ नेशनल इनकम विल बी स्पेंड ऑन एजुकेशन, जो कि अब तक 4% के आसपास स्पेंड किया जा रहा है। नेक्स्ट है 9th रिसोर्स एंड रिव्यू, और 12th है फ्यूचर भविष्य। इन दोनों में भी किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया। इसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन 1992। जो प्लान ऑफ एक्शन 1992 है, ये आपका यहाँ पर जो पूरे दिए गए हैं 23 पार्ट तक डिवाइडेड, 23 हैं इसके, ये है ना, 23 टाइटल्स हैं इस प्लान के, जो किस तरह से दिए गए हैं। एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी, नारी समानता की शिक्षा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांग की शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या की शिक्षा, एजुकेशन इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, जो बाधित बच्चे हैं उनकी शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, नवोदय विद्यालय, वोकेशनल एजुकेशन, ओपन एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तो ये सारे दिए गए हैं। डिलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स, रूरल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, ये सारे दिए गए हैं इसमें। तो ये जो है प्लान है 1992 का, ये जो टाइटल हैं इससे ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो 1986 में टाइटल दिए गए थे एज इट इज़ वो कुछ वैसे ही हैं, थोड़ा बहुत ही चेंज है उसमें, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। जैसे कि स्टार्टिंग में आपका ये है कि एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी, नारी समानता के लिए शिक्षा, उसके बाद है SC ST वाला है, और माइनॉरिटीज़ एजुकेशन है, इम्पेयर्ड स्टूडेंट की एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है। इन सब पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया, यानी कि एजुकेशन से लेकर ये एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इन पर एम्फेसिस दिया गया। और इसके बाद ये नवोदय विद्यालय की बात की गई। तो जो नवोदय विद्यालय, जो पेसिंग स्कूल्स हैं आपके, उनकी बात की कि ये स्कूल्स खुलने चाहिए। और इसमें जो है आपका ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है आपका। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर क्या कहा गया, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि पहले क्या था कि जो स्कूल होंगे उसमें केवल 2 टीचर्स की बात की थी। यहाँ पर 1992 में इन्होंने कहा कि कम से कम 3 रूम होने चाहिए, 3 टीचर्स होने चाहिए। और 1986 में 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर जो है स्कूल को इस्टेब्लिश करने की योजना बनाई थी, लेकिन 1992 में कहा गया कि 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर जो है इस्टेब्लिश होने चाहिए स्कूल। और 1986 में 300 पॉपुलेशन वाला जो एरिया होगा उसमें एक प्राइमरी स्कूल को इस्टेब्लिश करने की बात की गई, लेकिन 1992 में 200 पॉपुलेशन कर दिया गया कि जहाँ पर 200 पॉपुलेशन है वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल होगा। और जो प्लान था ये वर्क प्लान ऑफ एक्शन है 1986 में, ब्लैक बोर्ड प्लान में केवल प्राइमरी स्कूल के लिए बनाया गया था, लेकिन 1992 में इसको क्या कर दिया, अपर प्राइमरी स्कूल्स में भी लाया गया था। और जो ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन है, यहाँ पर
सेकेंडरी एजुकेशन है, इसमें भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए कि 1986 तक जो सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सपेंड किया जाएगा, उसके लिए 9th और 10th की एजुकेशन को एक्सपेंड करने से था, और इस प्लानिंग में +2 को शामिल कर दिया गया था। और दूसरा ये कि इसमें जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनकी जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को सुधारने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और तीसरा ये कहा गया कि प्रत्येक ज़िले में नवोदय विद्यालय जैसे जो रिसोर्सेज वाले जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनकी स्थापना पर उनको उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, और साथ साथ में हायर एजुकेशन की अपलिफ्टमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा, और ओपन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। और इसके बाद ये जो प्लान ऑफ एक्शन है इसके 13 से लेकर 23 तक, यहाँ तक तो मतलब ये है आपका चेंजेस है, लेकिन 13 से लेकर 23 तक कोई भी नई ऐसी प्लानिंग कोई भी इन्होंने प्रेजेंट नहीं की। केवल जो प्लान ऑफ एक्शन था 1986 की, वो जो प्लानिंग थी उसी के ही थोड़ा सा उसको ही मतलब थोड़ा बहुत उसको ही चेंज करके उसको एज इट इज़ ही अप्लाई कर दिया था। अब ये था आपका 1992 का कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे आफ्टर 5 ईयर्स। अब इसका हम मेरिट और डिमेरिट देख लेते हैं। मेरिट क्या है? सबसे पहले एजुकेशन एज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और नेशनल इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट इन्होंने कब से कब तक माना था? 1968 की जो पॉलिसी आई थी उसमें भी माना था इन्होंने। मतलब शिक्षा जो है राष्ट्रीय महत्व की वस्तु है माना था। इसके लिए इन्होंने 6% जो है खर्च करने की बात भी की केंद्रीय बजट में से, और इस एजुकेशन पॉलिसी ने इसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया कि एजुकेशन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। प्लान ऑफ एक्शन एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट, कार्य योजना और वित्तीय व्यवस्था, ये भी एक इसकी क्वालिटी है कि इन्होंने 1986 और जो 1992 इंडिया की ऐसी हम पहली एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हैं कि जिसमें पहली बार प्लान ऑफ एक्शन को भी प्रेजेंट किया गया था, और साथ साथ में उसका फाइनेंस कैसे होगा ये भी डिसाइड किया गया था। डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, 10+2+3 की बात की गई थी इन्होंने कि 10+2+3 को अप्लाई किया जाएगा, और 10 ईयर एजुकेशन होगी वो कोर करिकुलम होगा, और +2 पर जो है कि अकॉर्डिंग टू द नीड करिकुलम में कुछ चेंज किया जाएगा। उसके बाद है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अभी बता दिया मैंने, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को बताया आपको। और पे सेटिंग स्कूल यानी कि नवोदय विद्यालय स्कूल ये इस्टेब्लिश करने की बात की, ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की बात की, अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी को अपलिफ्टमेंट करने की बात की, ये भी एक मेरिट थी इनकी। रिफॉर्म इन टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन को भी सुधार की बात की इन्होंने, कहा कि टीचर एजुकेशन में भी क्या है कि सुधार होना चाहिए, और उसके लिए इन्होंने कहा कि जो डाइट को इस्टेब्लिश किया जाए, और जो है एनसीईटी को भी 1993 में इसी के तहत ही क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक दर्जा दिया गया था, और उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स राइट दिए गए। और अब जो है पूरे देश के जो भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे एनसीईटी के ही कंट्रोल में आते हैं। और ये अलग बात है कि ये भाई अपना जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ईमानदारी से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये एक अलग बात है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म, एग्ज़ामिनेशन में सुधार हुआ है इसके तहत। उसके बाद है आपका मिनिमम लेवल लर्निंग एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये भी क्या है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986, ये पहली ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि ऐसी प्लानिंग की गई कि उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी एक मतलब अच्छे स्टेप्स लिए गए, और मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए, इसको डिसाइड करने के, मानक डिसाइड करने के लिए टीचर्स और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को डिसाइड करने की बात की। स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, उस पर भी ध्यान दिया गया। और जब तक स्टूडेंट, टीचर और एजुकेशन सिस्टम से जुड़े सभी व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तब तक कोई भी योजना जो है सफल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर यह है कि सभी को उसके अकॉर्डिंग करना होगा। उसके बाद क्या है आपका इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सभी को जो है शैक्षिक अवसर की समानता, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है। और इसके लिए उन्होंने ठोस कदम भी उठाए, इस पॉलिसी में उठाए गए, और इसको अचीव करने के लिए उन्होंने फाइनेंस को भी अवेलेबल कराने की बात की। इसके बाद अब डिमेरिट देख लेते हैं कि क्या क्या डिमेरिट हैं। नो यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन ऑफ द कंट्री,
असमान शिक्षा व्यवस्था। हालांकि उन्होंने बात तो की कि 10+2+3 सभी जगह फॉलो अप किया जाएगा। जैसे अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू आई है, उसमें कहा गया है 5+3+3+4 की बात की गई कि सभी जगह वो अप्लाई हो, लेकिन अभी भी वो सब जगह अप्लाई नहीं हो पाई है। तो इसी तरह से ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, वो दोनों ही अपने एजुकेशनल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड नहीं किए गए। और हालांकि 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ एक, जिसमें कि एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही जो राइट्स थे, ड्यूटीज थी, उनको सुनिश्चित करने की बात की गई, पर वो हो नहीं पाया उतना, है ना। तो ये जो काम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं को करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी प्लानिंग बनती हैं, वो प्लानिंग उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती हैं। इसी वजह से ही पूरे देश में शिक्षा की व्यवस्था समान नहीं है, एक समान नहीं है, इक्वल नहीं है। उसके बाद है पब्लिक एक्सप्लॉयटेशन इन प्लेस ऑफ पब्लिक ऑपरेशन, जनसहयोग के नाम पर जन शोषण। ये भी जो है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसकी बात ये थी कि हमें पब्लिक कोऑपरेशन लेना है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं या जो पेरेंट्स में कमेटी बनती है, दोनों में मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता पेरेंट्स में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें कोई मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। और कोऑर्डिनेशन नहीं भी होता, या कोई आपकी प्लानिंग बनती भी है तो वो उस तरह से फॉलो अप नहीं हो पाती है। जो कॉलेज हैं या स्कूल्स हैं, वो उसके जो प्रबंधक हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कभी कभी क्या होता है कि स्कूल हैं वो बहुत मोटा मोटा पेमेंट भी बच्चों से लेते हैं, किस मान लीजिए कोई एडमिशन चार्ज ज़्यादा लिया जाता है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनका शोषण भी होता है। हायर एजुकेशन एट हैज़ बिकम कॉस्टली, जो हायर एजुकेशन कॉस्टली हो गई है, ये सारे इसके डीमेरिट हैं, आपको समझ आ जाएंगे आप एक बार देख लेंगे तो। और ये ब्लैक बोर्ड प्लानिंग की बात की गई, इसको कहा गया कि इस तरह से होना चाहिए, 3 रूम होने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, 50% फीमेल होने चाहिए, लेकिन वो उस हद तक हो नहीं पाया। अब हम नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई नवोदय विद्यालय पेसिंग स्कूल की बात की, ये होने चाहिए, लेकिन उन्होंने इस पर काम किया, लेकिन उस तरह से ये हो नहीं पाया, और ये योजना अपने आप में उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी कि होनी चाहिए थी। ये सारे इसकी डिमेरिट्स हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको कोई भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको पूछ सकते हैं। आज का सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और इसमें से आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। और आज यहाँ पर आपकी 3rd यूनिट ओवर हो गई है, और मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।